देवी प्रसाद अपने इलाके के बहुत ही जाने माने पंडित थे। पूजा पाठ में उनका बहुत नाम चलता था। उनके घर में सभी को पूजा और आस्था में बहुत भरोसा था। सभी उनके घर में बहुत पूजा पाठ किया करते थे। वो बड़े ही धूमधाम से अपने बेटे हरीश की शादी एक नैना नाम की सुंदर लड़की से करवा देते हैं। सभी इस शादी से बहुत खुश थे। कुछ समय तो अच्छे से गुजरता है, लेकिन जब नैना पर घर की सभी जिम्मेदारियां आती हैं, तब सभी को धीरे धीरे उसके स्वभाव के बारे में पता चलता है। एक दिन उसकी सास कावेरी नहाने के लिए जा रही होती है, तभी देवी प्रसाद उसे बीच में ही रोक लेते हैं। कावेरी जी, अभी तक आपने नहाया भी नहीं है। बहुत देर हो रही है पूजा के लिए। अभी मंदिर में जाना है, वहां पर भी पूजा आरती करनी है। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं बस अभी नहा कर आती हूँ और आपकी पूजा का सारा इंतजाम करती हूँ। कावेरी जी, तब तक मैं क्या करूं? मुझे घर में पूजा करके जल्दी से मंदिर के लिए निकलना है, वरना आप तो जानती ही हैं कि वहां भक्तों की कितनी बड़ी भीड़ लगती है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन आप भी तो सोचिए ना, मैं भी तो रात भर आपके साथ जगी हूँ और लेट उठी हूँ, तो एक साथ क्या क्या कर लूंगी मैं। आप यहाँ खड़े होकर मुझसे बहस मत कीजिए। जाइए जल्दी से, जो करना है जल्दी कीजिए। देवी प्रसाद इतना कहकर वहां से चला जाता है और कावेरी भी नहाने के लिए जाने लगती है कि तभी अपनी बहू नैना से टकरा जाती है। बहू, अच्छा हुआ तू आ गई, मैं तुझे ही बुलाने वाली थी। क्या हुआ माँ जी, कोई परेशानी है क्या? हाँ बहू, आज तुम्हारे ससुर को मंदिर जाने में बहुत देर हो गई है। सुबह से आग बुबूला होकर घूम रहे हैं। बिना नहाए मैं मंदिर का सामान छू नहीं सकती हूँ। तो कौन उनकी पूजा की तैयारी करे या पूजा करे। कोई बात नहीं माँ जी, आप जल्दी से जाकर नहा लीजिए, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है नहाने में। वो तो है बहू, लेकिन एक बात बता, तूने तो नहा रखा है ना। हाँ माँ जी, मैंने तो कब का नहा लिया, बस रसोई में खाना बनाने के लिए ही जा रही थी। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? वो इसलिए क्योंकि आज पूजा की तैयारी और पूजा तुम करोगी, मैं नहीं। नहीं माँ जी, मैं पूजा नहीं करूँगी, मुझे रसोई में ना बहुत काम है। मुझे अच्छे से पता है, ये सब बहाने हैं पूजा ना करने के, क्योंकि जब से तुम यहाँ आई हो मैंने कभी तुम्हें पूजा करते नहीं देखा। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, पूजा तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। माँ जी मेरी बात तो सुनिए एक बार। नहीं बहू, आज नहीं, वैसे भी समय बहुत कम है। जा जल्दी से पूजा की तैयारी कर और पूजा कर, मैं नहा कर आती हूँ। कावेरी इतना कहकर नहाने के लिए चली जाती है। नैना के ससुराल वाले इस बात से अनजान थे कि वो एक नास्तिक है, जिसका दूर दूर तक पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपनी सास के कहने पर मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करके पूजा पाठ की सारी तैयारियां करके चुपचाप रसोई में जाकर काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद देवी प्रसाद मंदिर से होकर घर वापस आता है तो देखता है घर में पूजा ही नहीं हुई होती। तो वो फिर कावेरी को आवाज देकर बुलाता है और कहता है, कावेरी जी, कहाँ हैं आप? जल्दी से मेरे सामने आइए आप। जी कहिए ना, क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हैं। अरे चिल्लाऊं ना तो फिर क्या करूं? घर की पूजा में टाइम था, इसलिए मैं मंदिर चला गया। मैं मंदिर से पूजा करके वापस आया, लेकिन अभी तक घर में पूजा नहीं हो पाई। ये सब क्या है? जी मैंने बहू से कहा था कि बहू तू साफ सफाई भी कर लियो और पूजा भी। क्या उसने अभी तक पूजा नहीं की। आपने उसे साफ सफाई करने के लिए बोला होगा, उसने वो कर दिया है। पूजा के लिए नहीं बोला होगा। और अब पंडित के घर में ये नौबत आ गई है कि घर के लोगों को बोलकर पूजा करवाई जाए। नहीं जी, ऐसा नहीं है, मुझे माफ करिए, मैं अभी पूजा कर देती हूँ। रहने दीजिए, बस अब तो मैं आ गया हूँ। मैं खुद ही कर लूंगा सब कुछ, ये मेरा काम है। अपने पति को गुस्से में देखकर कावेरी वहां से चली जाती है। तभी नैना अपनी सास के पास आकर बोलती है, माँ जी खाना तैयार है, चलिए खा लीजिए। अपना खाना अपने पास रख, मुझे नहीं खाना है। जिस घर में भगवान भूखे पेट हो उस घर में मेरे को कोई खाना ही नहीं खाना। मैंने तुझसे कहा था कि तू पूजा कर दियो बहू, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे तेरे ससुर जी से इतना सुनना पड़ा। माँ जी मुझे ना पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे ईश्वर पे विश्वास है, और मैं जबरदस्ती कोई काम कर नहीं सकती। क्यों बहू, तू कोई नास्तिक है क्या जो तुझे पूजा पाठ नहीं पसंद। हाँ माँ जी, मैं एक नास्तिक हूँ, मुझे नहीं याद मैंने लास्ट टाइम पूजा कब की थी, इसलिए आप मुझसे जबरदस्ती पूजा की उम्मीद मत रखिए। हे भगवान, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि पुजारी के घर नास्तिक बहू आई है।
ऐसे तो हमारी बहुत बदनामी होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं किसी को कहने नहीं जा रही हूँ कि मैं एक नास्तिक हूँ। आप चिंता मत करिए, खाना बना दिया है, जब दिल करेगा तो खा लीजिएगा। अपनी बहू की नास्तिक की असलियत जानकर कावेरी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके घर में ना ही पूजा किए बिना एक दिन जाता, ना ही दिन की शुरुआत होती थी, ना ही रात। वो किसी को क्या ही जवाब देती। दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन देवी प्रसाद अपने घर में बहुत बड़ी पूजा रखते हैं, जहाँ सभी को पूजा करने के लिए जोड़े के साथ बैठना होता है। पूरा घर मेहमान से भरा हुआ था। तभी देवी प्रसाद अपनी बहू और अपने बेटे को बगल में आकर बैठने को बोलते हैं, लेकिन नैना अपनी जगह से नहीं हिलती। तभी देवी प्रसाद बोलते हैं, बहू, मैंने तुमसे कुछ कहा है, तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ससुर जी, मुझे आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन मैं पूजा में इनके साथ नहीं बैठ सकती हूँ। लेकिन क्यों? तुम आखिर इस पूजा में अपने पति के साथ क्यों नहीं बैठ सकती हो? तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारे बिना ये पूजा पूरी नहीं होगी, इसलिए बैठो जल्दी से यहाँ आकर। नहीं ससुर जी, मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ, मुझे माफ करिए, मैं आपकी बात नहीं मान सकती हूँ। क्यों? तुम कोई नास्तिक हो क्या जो पूजा में शामिल नहीं हो सकती हो? अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, वरना बहू अभी सभी लोगों के सामने ही बोल देगी कि वो एक नास्तिक है और हमारी बहुत बदनामी होगी। बहू, पूजा का समय निकला जा रहा है, जल्दी बैठो। आप ये क्या कर रहे हैं जी? जब बहू बोल रही है वो पूजा में नहीं बैठ सकती है तो समझ जाइए ना, क्यों बार बार उसे बोल रहे हैं। कावेरी के समझाने में देवी प्रसाद समझ जाता है और दोबारा नहीं बोलता। उस दिन तो कावेरी जैसे तैसे करके अपनी बहू के नास्तिक होने की बात सबसे छुपा लेती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन देवी प्रसाद अपनी बहू को मंदिर में जाप करने के लिए बोलता है, क्योंकि दोनों बाप बेटे कहीं बाहर जा रहे थे। लेकिन अपने नास्तिक होने के कारण वो अपने ससुर की बात को भी अनसुना कर देती है। कुछ दिनों बाद जब देवी प्रसाद वापस आता है तो मंदिर के सभी लोग उससे शिकायत करने लगते हैं कि उसने आधे में ही जाप छोड़ दिया, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो घर आकर अपनी बहू से बोलता है, बहू, मैंने तुमसे कहा था कि जितने दिन मैं और तुम्हारा पति मंदिर में नहीं है, उतने दिन तुम जाप कर दो, क्योंकि भगवान का जाप बीच में रुकना नहीं चाहिए। लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। ससुर जी, जप करना या पूजा करना, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस दिन मैंने ये बात बोली थी, आपने नहीं सुना तो इसमें मैं क्या करती। एक पुजारी के घर में आकर तुम ये बोल रही हो कि तुम्हें पूजा नहीं करनी आती है? ये कैसी बातें कर रही हो तुम आखिर बहू? उस दिन तुम्हारी सास ने बोला तुम्हें परेशानी है, इसलिए तुम पूजा में नहीं बैठ रही हो। लेकिन क्या परेशानी थी? ससुर जी, जो परेशानी उस दिन थी वही परेशानी आज भी है। माँ जी ने आपसे झूठ बोला था कि मैं पूजा में इसलिए नहीं बैठ रही क्योंकि मैं एक नास्तिक हूँ। मुझे पूजा पाठ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सभी कहते हैं कि पूजा करने से भगवान सारी परेशानी दूर कर देते हैं, सब ठीक कर देते हैं। तो उन्होंने मेरे पापा की जान क्यों नहीं बचाई? मैं तो दिन रात उनकी पूजा करती थी ना। जिस दिन मैंने अपने पापा को खो दिया उस दिन मेरे मन में से भगवान की श्रद्धा चली गई। नैना और अपने पति की सारी बातें कावेरी सुन रही होती है कि आखिर में वही हो जाता है जो वो नहीं चाहती थी। उसकी लाख कोशिश करने के बाद भी उसकी बहू नास्तिक है, ये सच सबके सामने आ ही जाता है, जो कि वो चाहती भी नहीं थी। अभी तक आप लोगों ने अमीर गरीब की कहानियों में उनके कपड़े, उनके रहन सहन और तौर तरीके के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज की कहानी में हम बात करेंगे अमीर गरीब की तिजोरी के बारे में। मिताली एक बहुत अमीर औरत थी जिसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ थी रेणुका, जो कि बहुत गरीब थी। साथ ही मिताली के घर पर नौकरानी का काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय मिताली अपने कमरे में बैठकर तैयार हो रही थी। तभी रेणुका उसके कमरे में आती है और अलमारी से लेकर पूरा कमरा फैला देखकर कहती है, मालकिन, आपने ये कमरे का क्या हाल कर रखा है? आप भी रिया बिटिया से कम नहीं हैं। जरा नजर उठाकर अपने कमरे का हाल तो देखिए। सॉरी रेणुका, लेकिन मैं क्या करूं? जब मुझे कहीं जाना होता है ना तो रेडी होने के चक्कर में ना सारा कमरा फैल जाता है। मैंने तुम्हारे लिए काम बढ़ा दिया ना। नहीं मालकिन, बिल्कुल भी नहीं। हमारा तो काम ही यही है। आप हमें इसी बात की तो इतनी तनख्वाह देती हैं। काम होने का मतलब ये नहीं है कि मैं जानबूझकर तुमसे डबल काम करवाऊं, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगी। मालकिन, अब तो आप ऐसे बोलकर हमें शर्मिंदा कर रही हैं। आप तैयार हो जाइए वरना लेट हो जाएंगी। मैं तब तक आपके कमरे का हुलिया ठीक कर देती हूँ। ओके, थैंक यू। लेकिन तुमने रिया को बोल दिया था ना कि वो भी तैयार हो जाए।
मालकिन, प्रिया बेबी को घूमने के लिए तैयार हो जाओ बोलने की जरूरत नहीं है। वो तो आपसे पहले ही तैयार होकर हॉल में बैठी हैं। वो बड़ी बेशक हो गई हैं, लेकिन है अभी भी बच्ची ही। रेणुका इतना कहकर कमरे की चीजें ठीक ठाक करने लगती है। तभी उसकी नजर खुली अलमारी की तिजोरी पर जाती है, जिसे देखकर वो हंसते हुए मिताली से कहती है, मालकिन, अब ये मत कहना कि हम आपकी अलमारी पर नजर डाल रहे हैं, लेकिन बिना पूछे रह नहीं सकते। एक बात बताइए, आपने ये अलमारी के अंदर एक और छोटी अलमारी कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं बनवा ली? रेणुका, वो छोटी सी अलमारी नहीं बल्कि तिजोरी है, जिसे हम लोग अलमारी के अंदर बनवाते हैं ताकि इसमें सामान रख सके। क्या मालकिन, सामान रखने के लिए इतनी बड़ी अलमारी कम है क्या, जिसमें एक इंसान आराम से सो जाए? उसमें तिजोरी बनवाने की क्या जरूरत? हमारे घर की अलमारी तो ऐसी नहीं है, ना ही उसमें ऐसी कोई तिजोरी है। रेणुका और मिताली की सारी बातें कमरे के बाहर खड़ा मिताली का भाई शिवांश सुन रहा था, जिसे सुनने के बाद वो अंदर आकर कहता है, तिजोरी और अलमारी के बारे में इतना पूछ रही हो, कहीं माल चोरी करके भागने की तो नहीं सोच रही? ये आप क्या बोल रहे हैं साहब जी? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं हैं, और जिस घर का नमक खाते हैं उसी घर में चोरी करेंगे? आपने ये सोच भी कैसे लिया? रेणुका सही कह रही है शिवांश, आगे से ऐसा कुछ बोलने से पहले सोच लेना। मैंने गलत कुछ नहीं बोला है दीदी, आप इनसे इतने प्यार से बात क्या कर लेती हैं? ये लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। आज ही अपने घर की तिजोरी अलमारी की बराबरी आपकी तिजोरी अलमारी से कर रही है, कल को न जाने और क्या करेगी। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हो? चले अब, या अभी भी रेणुका को उसकी गरीबी का ताना मारना है? चलो दीदी, मैं तो कब से तैयार हूँ और मुझे कोई शौक नहीं है इन गरीब लोगों को अपने मुंह लगाने का। मेरा भाई थोड़ा पागल है, तुम इसकी बात पर ध्यान मत देना। ओके, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, तब तक तुम मेरा कमरा चमका दो। मिताली इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रेणुका मिताली की अलमारी और कमरा सेट करने में लग जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन रात के समय रेणुका अपने घर में अपने कमरे की अलमारी सेट करते हुए मिताली की तिजोरी के बारे में सोच रही थी। तभी उसका पति रमेश वहाँ आता है और रेणुका को देखकर कहता है, क्या बात है, तुम अलमारी सेट कर रही हो या बना रही हो? जब से आया हूँ देख रहा हूँ, पता नहीं क्या ढूंढ रही हो अलमारी में। क्या ढूंढूंगी मैं तो बस मालकिन की तिजोरी के बारे में सोच रही थी। आज मैं उनकी अलमारी सेट कर रही थी, तब मैंने उसमें एक बहुत अच्छी और प्यारी सी तिजोरी देखी। हमें तिजोरी का क्या काम है? हमारी तिजोरी तो अलमारी के अंदर रखी हुई स्टील का डब्बा ही है, क्योंकि हमसे तो वो भी नहीं भरता, तो हम तिजोरी रखने के लिए पैसे और गहने कहाँ से लाएंगे? बात तो सही कह रहे हैं आप। कहाँ मालकिन की तिजोरी, अलमारी महंगे महंगे कपड़ों और गहनों से भरी हुई है, और हम गरीबों की फटे पुराने कपड़ों और चिल्लर से। वो तो होगा ही, क्योंकि अमीर गरीब की हर चीज में फर्क होता है। लेकिन अब तुम ये अमीर गरीब की तिजोरी पर बात करके ही पेट भर लोगी या खाना भी दोगी? आज बहुत थक गया हूँ मैं। जी आप बैठिए, बस अभी लाती हूँ। रेणुका इतना कहकर किचन में जाकर 2 थाली में भोजन परोस कर लाती है, जिसके बाद पति पत्नी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह रेणुका अपनी मालकिन के लिए चाय लेकर उसके कमरे में आती है और देखती है कि मिताली अपनी अलमारी की तिजोरी को ऑटोमेटिक तरीके से खोल रही है, जिसे देखकर रेणुका कहती है, मैडम कुछ भी कहो, लेकिन आपकी ये तिजोरी बहुत अच्छी है और इसमें तो लाइट भी जलती है। हाँ रेणुका, क्योंकि ये ऑटोमेटिक तिजोरी है, जिस पर हम अपनी मर्जी से पासवर्ड लगा सकते हैं, जैसे हम फोन पर लगाते हैं, जिसे जब तक तुम चाहोगी नहीं तब तक वो खुलेगा नहीं, जब तक उसमें पासवर्ड न डाल दो। अरे वाह मालकिन, मतलब हमारे पैसे गहने बैंक से भी ज्यादा सेफ। हाँ सेफ तो रहते हैं, तभी तो लोग अपनी अलमारी में ये ऑटोमेटिक तिजोरी बनवाते हैं। लेकिन मालकिन, ये तिजोरी तो अमीर लोग ही लगा सकते हैं, हम गरीबों के पास कहाँ इतना पैसा है जो हम उसे इतनी महंगी तिजोरी में पासवर्ड लगा कर रखें। अब गरीबों के लिए तो हमारी अलमारी में रखा स्टील का डब्बा ही हमारी तिजोरी है, जिसमें हम अपने पैसों को सेफ रखने के लिए एक छोटा सा ताला लगा कर रखते हैं। क्या तुमने ये अमीर गरीब की तिजोरी लगा रखा है? कहीं तुमने शिवांश का झूठा पानी तो नहीं पी लिया? नहीं मालकिन। अच्छा वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें इस तिजोरी को खोलना और बंद करना सिखाती हूँ, क्या पता कब जरूरत लग जाए। मिताली इतना कहकर अपनी तिजोरी का पासवर्ड डालकर रेणुका को उसे खोलने का सही तरीका समझा रही थी
और ये सारी चीजें मिताली का भाई शिवांश छुप कर देख रहा था, जिसकी नीयत तिजोरी में रखे पैसे और जेवर देखकर खराब हो जाती है और वो अपने मन में कहता है, दीदी ने अपनी इस नौकरानी को अपनी तिजोरी का पासवर्ड बताकर मेरा काम और आसान कर दिया। वैसे तो मुझे हर एक पैसे का हिसाब देना पड़ता था, लेकिन अब चोरी का हिसाब कैसे लोगी आप? चोरी करूंगा मैं, फंसेगी आपकी प्यारी नौकरानी। शिवांश इतना कहकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है और चोरी करने के लिए सही मौका तलाशता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन मिताली किसी काम से बाहर गई थी। तभी शिवांश मौका पाकर मिताली के कमरे में जाकर उसकी तिजोरी खोल के सारे पैसे और जेवर निकालकर अपने कमरे में छुपा देता है, जिसके बाद खुद ही बाहर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सब घर वाले वहाँ आते हैं। तभी मिताली भी बाहर से घर वापस आती है और अपने भाई को चिल्लाते देखकर कहती है, क्या हो गया तुम्हें? क्यों चिल्ला रहे हो तुम इतना? दीदी आप भी चिल्लाओगी? अपने कमरे में जाकर देखो, आपकी पूरी तिजोरी साफ है, 1 रुपया नहीं है उसमें। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो पासवर्ड डाला हुआ है जो किसी को नहीं पता। जरूर आपकी नौकरानी ने चुराया होगा, क्योंकि एक तो गरीब है, दूसरा उसके पास आपकी जैसी तिजोरी भी नहीं है। मैंने कहा था ना, ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। मेरी बात मानो, पुलिस को कॉल करके इसको जेल भेजो। मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की, विश्वास करो मेरा। अभी भी आपको इस पर भरोसा है? बल्कि अपनी तिजोरी की सारी चीजें आपने इसे ही बताई हैं। शिवांश की बातें सुनकर मिताली ना चाहते हुए भी रेणुका पर शक करने पर मजबूर थी और पुलिस बुलाकर रेणुका को चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा देती है, जिसे देखकर शिवांश अंदर ही अंदर बहुत खुश था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन शाम के समय शिवांश अपने कमरे में बैठा चोरी के पैसे गिन रहा था। तभी मिताली अचानक वहाँ आती है और वो घबरा जाता है और सारे पैसे उसके हाथों से नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखकर वो कहती है, इसका मतलब पैसे तूने चुराए हैं, चोरी तूने करी है और इल्जाम इस बेचारी गरीब औरत पर डाल दिया तूने। तुझे शर्म नहीं आती? अपने ही घर में चोरी करते हुए कितना गिरा हुआ है तू। दीदी आप गलत समझ रही हो। भाई सही तो मैं अब समझ रही हूँ। तेरे चक्कर में अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जो मैंने सालों से मेरे यहाँ काम कर रही है उस पर भरोसा न कर तुझ पर किया। कैसे भूल गई मैं कि गरीब कभी चोर नहीं हो सकते। मिताली इतना कहकर पुलिस स्टेशन जाकर रेणु को जेल से छुड़वाती है और उस पर शक करने के लिए उससे माफी मांगती है। साथ ही सही गुनहगार को जेल करवाती है। राजेश की पत्नी मीनू एक बहुत ही विचित्र स्वभाव की महिला थी। मीनू अक्सर ही जरा सी बातों पर बहुत ही शोर मचाया करती, जिसकी वजह से कई बार घर के आसपास के लोग भी उनके घर जमा हो जाया करते। ऐसी एक दिन मीनू का जन्मदिन आता है। राजेश मीनू को सरप्राइज देने का प्लान करता है। रात के 12 बजे मीनू आराम से सोई थी। तभी राजेश कमरे में आता है और मीनू को जगाते हुए बोलता है, हैप्पी बर्थडे मीनू, उठ जाओ। मीनू नींद में आंखें खोलती है और उसे लगता है कि उसके पास कोई चोर आ गया है जो उसका गला दबोच रहा था। तभी वो नींद में उठकर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, चोर चोर बचाओ, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे कमरे में चोर घुस गया। माँ जी, राजेश जी, कहाँ हो आप? जल्दी आइए, चोर चोर। मीनू की आवाज से उसकी सास लता भागती हुई उसके कमरे में आती है। साथ ही आस पड़ोस के लोग भी मीनू की आवाज से जाग जाते हैं। क्या हो गया बहू? कहाँ है चोर? यहीं पर तो था चोर, मैंने खुद देखा है। वो मेरे गले पर हाथ लगा रहा था। पर यहाँ तो मेरे और राजेश के अलावा कोई है ही नहीं और ना ही कोई बाहर से आया था। अरे माँ, कोई चोर नहीं है। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि कोई चोर नहीं था? अरे क्योंकि जिसे तुम चोर समझ रही हो ना, वो मैं ही था। यार, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। वो देखो, केक और कैंडल्स लेकर आया था। तुम्हें इतने प्यार से उठा रहा था और तुमने मुझे चोर समझकर शोर मचा दिया। अच्छा, सॉरी, वो मैं ना बहुत ज्यादा नींद में थी और कमरे में अंधेरा भी था। कम से कम आप लाइट तो जला देते। अरे यार, कमरे की लाइट से ज्यादा तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलाओ। पूरे प्लान की ऐसी तैसी कर दी। बहू, तू भी ना बिना बात के शोर मचा देती है। अरे पहले अच्छे से देख लिया कर, ऐसे शोर मत मचाया कर। अच्छा चलो छोड़ो ना, केक कट करते हैं। राजेश मीनू से केक कट करवाता है और आधी रात को मीनू का छोटा सा हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है। अगली सुबह लता की पड़ोसन सुषमा उनके घर आती है।
और बोलती है, अरे लता, रात को क्या हो गया था? तेरी बहू को ऐसे पागलों की तरह चिल्ला क्यों रही थी? सारे मोहल्ले वाले बातें कर रहे हैं। अरे बस पूछ ही मत। मेरी बहू को तो बिना बात के शोर मचाने की गंदी आदत है। रात को ना मेरा बेटा केक लेकर आया था उसके लिए, और उसका जन्मदिन बनाने के लिए उसके पास गया तो उसको लगा कमरे में कोई चोर आ गया है, और फिर क्या था, उसका लाउड स्पीकर चालू हो गया। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। मैं तो रात को ही आने वाली थी कि ना जाने बहू पर कौन सा अत्याचार हो गया हो। मेरी बहू का चिल्लाना और गधे का पूंछ हिलाना एक बराबर है। खैर ये सब छोड़, चल बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। लता अपने और सुषमा के लिए चाय बनाकर लाती है। दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं। शाम को घर में मीनू के बर्थडे की पार्टी रखी जाती है और सभी पार्टी को बहुत एंजॉय करते हैं। वक्त गुजरता चला जाता है, लेकिन मीनू का हर छोटी बड़ी बात पर शोर मचाना कम नहीं होता। ऐसे एक दिन मीनू पोछा लगा रही थी, तभी उसकी चप्पल फिसल जाती है और वो जोर से जमीन पर गिरती है। तभी वो चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तो मर गई रे, मार डाला, मुझे कोई बचाओ। हे भगवान, मेरी तो हड्डियां ही टूट गई। बड़ा तेज दर्द हो रहा है, कोई तो आओ, मुझे उठाओ। हे भगवान, मुझे बचाओ। मीनू की धड़ाकेदार आवाज सुनकर सुषमा के साथ 4-5 पड़ोसन लता के घर आती हैं। तभी सुषमा बोलती है, अरे क्या हो गया? क्यों हाय तौबा मचा रखी है तूने? अरे आंटी जी, मेरा तो पैर फिसल गया और देखिए ना, मुझे चोट भी लग गई है। चिल्ला तो तू ऐसे रही थी बहू जैसे तुझे किसी करंट के तार ने पकड़ लिया हो या 10-12 लोग तुझे मिलकर खूब मार रहे हो। आंटी, यहाँ मुझे दर्द हो रहा है और आपको ये बताने की लगी हुई है। तभी वहाँ पर लता आ जाती है और अपने घर में लगी भीड़ को देखकर वो समझ जाती है कि उसकी बहू ने फिर से किसी बात को लेकर शोर मचाया होगा। तभी सुषमा लता को सारी बातें बताती है और लता अपनी बहू को सुनाते हुए कहती है, बहू, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि ऐसी छोटी छोटी बातों पे चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। तू किसी चीज का सहारा लेकर उठ जाती, आराम से बैठ जाती, या फिर मेरे आने का इंतजार कर लेती, लेकिन नहीं, तुझे तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा करना जरूरी था ना। माँ जी, मैं यहाँ सारा दिन काम करती हूँ, आपकी इतनी सेवा करती हूँ। आज मुझे गिरकर चोट लग गई और आप मुझे उल्टा ही सुना रही हो। आपसे ये नहीं हो रहा कि मेरी मदद कर दे। मदद तो मैं तेरी कर दूंगी बहू, लेकिन जो तूने इतने लोगों को चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा किया है, उसका क्या? अरे तेरे चिल्लाने के कारण ना किसी को एक दिन हार्ट अटैक आ जाएगा। लता अपने हाथ से सहारा देकर मीनू को खड़ा करती है और सोफे पर बैठा देती है। बाकी सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं और सुषमा लता से बोलती है, एक काम कर लता, इसके पैर में मोच आ गई है, तू चटका दे इसका पैर। अरे रहने दे सुषमा, इसका पैर चटका दिया ना तो ये ऐसे चिल्लाएगी जैसे हमने इसे चाकू मार दिया हो। सही कह रही है तू, बैठे रहने दे इसे ऐसे ही। इतना बोलकर सुषमा भी चली जाती है और मीनू आराम से सोफे पर बैठी होती है। लता बाकी का बचा हुआ सारा काम खत्म करती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब हर दिन मोहल्ले वालों को मीनू का चिल्लाना और आधे घंटे बाद सुनाई देता ही रहता। पहले लोग उसके चिल्लाने पर घर पर आ जाया करते, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चल चुका था कि उसे सिर्फ ये चिल्लाने की आदत है। ऐसी एक दिन लता बोलती है, बहू देख, मैं 2 दिन के लिए ना सुषमा के साथ वृंदावन जा रही हूँ, तो तू घर का ख्याल रखना और बिना किसी बात के ना हल्ला गुल्ला करने की कोशिश मत करना। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहें। मैं घर का और अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी, आप निश्चिंत होकर जाइए। क्या ही निश्चिंत हो ना, सबसे बड़ी चिंता को तो मैं घर में ही छोड़ के जा रही हूँ। कुछ कहा क्या आपने माँ जी? अरे नहीं बहू, मैंने कुछ नहीं कहा। लता अपने कमरे में जाती है और वृंदावन जाने की तैयारी करने लगती है और शाम को ही सुषमा के साथ वृंदावन निकल जाती है। राजेश भी सुबह को जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर चला जाता है। घर पर मीनू एकदम अकेली थी और ऐसी मीनू घर की सफाई कर रही थी। सफाई करते समय मीनू के कपड़े बहुत ज्यादा गीले हो जाते हैं क्योंकि उसे बहुत पसीना आ रहा था। क्या करूं? नहाने चली जाऊंगी सीधे? नहीं, पसीने वाले बदन में नहीं नहाऊंगी। अगर नहाई ना तो बीमार पड़ जाऊंगी, और मैं बीमार पड़ गई तो माँ जी कहेंगी कि अपना ख्याल नहीं रखा गया बहू तुझसे। एक काम करती हूँ, पहले पसीना सुखा लेती हूँ, फिर नहा लूंगी। इतना कहकर मीनू नंगे पांव पंखे का स्विच ऑन करती है। तभी उसे जोर का करंट लगता है और वो शोर मचाते हुए बोलती है, अरे कोई बचाओ मुझे, करंट लग गया, बचाओ, जल्दी आओ।
मीनू के चिल्लाने की आवाजें सभी सुनते तो हैं, लेकिन पुरानी हरकतों की वजह से कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। जल्दी आओ, मुझे सच में करंट लग गया। अरे कोई तो आ जाओ। मीनू बहुत ही शोर मचाती है, लेकिन कोई नहीं आता और आखिरकार घर की लाइट चली जाती है और मीनू बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। शाम को जैसे ही सुषमा, राजेश और लता घर आते हैं तो वो देखते हैं कि मीनू अजीब सी हालत में फर्श पर बेहोश पड़ी है और करंट की वजह से वो नीली पड़ चुकी है। सभी लोग जल्दी से मीनू को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बोलते हैं, जी हमें लगता है कि आपकी बहू को बहुत ही ज्यादा तेज करंट लगा है, इसी वजह से उनका हाथ नीला पड़ गया है। इस इलाज के बाद ही पता चलेगा कि उनका हाथ ठीक से काम कर पाएगा या फिर नहीं। डॉक्टर मीनू का इलाज शुरू कर देते हैं। मीनू होश में आती है तो उसका हाथ अभी भी काम नहीं कर रहा था। सभी लोग मीनू से मिलने अस्पताल पहुंचते हैं। तभी डॉक्टर बोलते हैं, जी देखिए, पेशेंट का हाथ तो ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक के लिए इन्हें अपने एक हाथ से अपने सारे दिनचर्या के काम मैनेज करने होंगे। आप इनका खास ख्याल रखिएगा, बाकी इन्हें कोई ज्यादा स्ट्रेस ना दी जाए। बहू क्या हो गया था? तुझे करंट कैसे लग गया? माँ जी, पंखे का बटन चालू कर रही थी और मुझे बड़ा ही जोर का करंट लगा। मैंने बहुत शोर मचाया, लेकिन कोई भी नहीं आया मेरी मदद करने के लिए। अरे बहू, मुंह क्या हिला रही है? बोलना क्या हुआ था? वैसे तो इतना चिल्लाती है, शोर मचाती है, अब तुझसे बोला नहीं जा रहा। अरे मैं बोल तो रही हूँ, मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? अरे मीनू क्या हुआ, बोलो। ये टेढ़े मेढ़े मुंह क्यों बना रही हो? लगता है करंट लगने की वजह से बहू की आवाज चली गई है, तभी ये कुछ बोल नहीं पा रही है। हाँ हाँ। मीनू को ऐसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और इस तरह शोर मचाने वाली पत्नी और बहू के मुंह खुद ही बंद हो जाते हैं। कुछ वक्त के बाद इलाज के मीनू का हाथ और आवाज दोनों ठीक हो जाते हैं, पर वो फिर कभी बिना बात के शोर मचाने वाली गलती नहीं करती। वाणी और माही दोनों ही रसोई में काम कर रही थी। दोनों ही जुबान में बहुत बड़बोली थी। काम करते करते दोनों अपनी सास सीमा की बुराई करती हुई कहती हैं, हाय हाय, हमारे तो कर्म ही फूट गए थे जो ये तोतली सास मिली। सारा दिन पता नहीं कौन से संस्कृत के श्लोक सुनाती रहती है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। हाँ दीदी, आप ना सही कह रही हो। आपका इतना बढ़िया नाम है वाणी। सासू माँ पता नहीं क्यों कानी कानी करती रहती हैं। अब क्या करे, जो है यही है। मन तो करता है पानी में सिंदूर घोल के पिला दूं ताकि इनकी आवाज ही बंद हो जाए। इनके श्लोक सुनने से तो कहीं ज्यादा अच्छा था कि हम बहरे होते या फिर ये गूंगी होती तो ठीक था। कम से कम इनका अब्बा डब्बा जब्बा तो नहीं सुनना पड़ता। दोनों बहुएं आपस में ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ तोतली आवाज में गाना गाती हुई सीमा आती है। गाता लहे मेला दिल, तू ही मेली मंदिल। लो, आ गई इंडियन आइडल की विजेता। बहू, तातल लई हो तुम दोनों। माँ जी गुइया छिल रहे हैं। गुइया नहीं बने दी, ओले बने दे। ओले कौन बनाता है माँ जी? आज तक मैंने ओलो के नाम वाली सब्जी नहीं खाई। ओले नहीं, तोले तोले। छोले, यही कहना चाह रही हैं आप? सही कहा, कानी थोले। माँ जी मेरा नाम वानी है, कानी नहीं। तानी तो ताए। ओहो माँ जी, आप कुछ ना ही कहो तो ज्यादा अच्छा है। वैसे भी आप सोचोगी कुछ और कहोगी कुछ और फिर हमें कुछ और ही समझ आएगा। इससे अच्छा है कि आप अपना मुंह बंद रखो। आपको छोले खाने हैं ना, आपको छोले मिल जाएंगे। आप हमारा दिमाग मत खाओ। जाओ जाके बाहर आराम से हॉल में बैठो, हमें काम करने दो। वाणी और माही की बातें सुनकर सीमा को काफी बुरा लगता है, पर फिर भी वो बिना कुछ कहे अपनी बातों को दिल में दबाकर बाहर चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और आए दिन वाणी और माही अपनी सास को या तो उसके तोतलीपन के लिए ताने देती या फिर उसका मजाक बनाती थी। ऐसे ही एक दिन वाणी और माही की अच्छी दोस्त और जो उनकी पड़ोसन भी थी, मंजू, उनके घर आती है। तीनों आपस में बैठकर बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर सीमा आती है और वाणी बोलती है, मंजू, तू काफी देर से कह रही थी ना कि कुछ कमी है, कमी है। अब देख, मेरी सास की आवाज सुनकर कैसे वो कमी पूरी होती है। सही कहा आपने। आप देखना, जब मेरी सासू माँ अपनी तुतलाती हुई जबान में तुझसे बात करेगी ना तो तुझे कितनी हंसी आएगी। अरे पागल हो गई हो क्या तुम दोनों? आंटी जैसी भी है तो तुम्हारी सास ही।
और सास माँ के समान होती है। कम से कम ऐसे तो मत बोलो उनके बारे में। अले बहू तो ही बात नहीं, अब तो मुझे आदत हो गई है। बैठे भी मेरी तोतली जुबान तो अब तीत नहीं होती, इसलिए मेरी बलबोली बहुएं दादा बल तल तल बोल रही है, पर तो ही नहीं, मुझे बुला नहीं लगता। पर आंटी जी मुझे तो लग रहा है ना। ओए, तुझे मेरी सास की सारी बातें समझ आ गई? ये तो कमाल हो गया। हाँ यार, हमें तो इनकी आधी बात समझने में भी आधा घंटा लग जाता है। अगर समझना चाहोगी तो समझ में आएगा ना कि वो क्या कहना चाहती हैं, पर तुम दोनों को उनका मजाक बनाने से फुर्सत मिले तब ना। देखो, हमारे घर में खड़ी होकर हमें लेक्चर मत दो कि हमें अपनी सास से कैसे बात करनी है और कैसे नहीं। हमें जो सही लगता है ना, हम वही करेंगे। जाओ काम करो अपने घर का। और हाँ, दोबारा अगर माँ जी की तरफदारी करने के लिए घर आना हो ना तो आना ही मत। अभी के लिए तुम यहाँ से जा सकती हो। माही और वाणी की बातों से मंजू को बहुत ठेस पहुँचती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। पर अपनी बहू का मंजू के साथ ऐसा बर्ताव देखकर सीमा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलती है, पागल हो गई हो तुम दोनों। अले घलाए मेहमान हो तब पलोती क्यों ना हो, उनते ऐसे तौन बात चलता है। मंदूत इतनी अच्छी है, हल ताम में तुम्हारा तार देती है, फिर भी तुम दोनों ने उते ऐसे दलील तलते ढलते दाने तो तह दिया। अले मेरी इज्जत नहीं करनी तो ना तई, तमते तम बाल वालों की तो इज्जत तलो। अले मेला तो हल तो ही मजाक बनाता है, तमते तम तुम दोनों तो प्यालती बोली बोलतल दूतलो तक दिल दीतलो। सीमा की सारी बातें माही और वाणी ध्यान से सुनती हैं और फिर जोर जोर से हंसने लगती है और माही बोलती है, माँ जी सच में मुझे ना एक भी वर्ड समझ नहीं आया, पर आपने जो भी इतना जल्दी जल्दी बोला ना वो बहुत फनी लगा। सच में माँ जी, ऐसा लग रहा था सिंचैन की बहन है नहीं हमारी, वो कोई गाना सुना रही है। तुम लोग तभी नहीं तुदल सकती हो, तुम्हें तुत भी तैना बेताल है। देखो माँ जी, आप जो भी कहती हो या जो भी कहना चाहती हो, हम दोनों को उन बातों को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी ये जो आपकी अरबी भाषा है ना, वो समझने से ज्यादा तो ना हंसी दिला देती है। तो बेहतर यही होगा कि आप अपना मुंह बंद रख ले या फिर कुछ कहे ही ना। जो हम कहते हैं वही मानो, यही बेहतर होगा, क्योंकि आज तो बस मंजू घर से बाहर गई है, कल को आप भी घर के बाहर नजर आओगी। सीमा को बुरा भला सुनाकर वाणी और माही वहाँ से पैर धमकाती हुई चली जाती हैं और सीमा रोती हुई खुद से कहती है, हे भगवान, तूने मुझे तोतला बनाया, मेरी बहू तो लत्ती भल भी तदल नहीं है, मेरी बातों का मदात बनाती है। आज तक बाल के लोग ही यही तिया तलते थे, और अब जब बहुएं आ गई तो वो भी तब की तलाई मेरा मजाक बनाती है। त्यों भगवान, अदल में तोतली थी तो मुझे ये बल बोली बहुएं क्यों थी। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। हर गुजरते दिन के साथ साथ सीमा और उसकी बड़बोली बहुओं के बीच के हालात भी खराब होते जाते हैं। सीमा जितना अपनी बहुओं से प्यार जताती, वो उतना ही उसका मजाक बनाती। बात इस हद तक आ गई थी कि माही और वाणी दोनों मिलकर आसपास के लोगों के साथ सीमा का मजाक बनाने और उसे सुनाने का मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही एक दिन इन सब से दुखी होकर सीमा हाथों में चाकू लिए हॉल में बैठी होती है और अपनी दोनों बहुओं के पास आते ही उनसे कहती है, बस बहुत हो गया, अब मैं और बलदात नहीं तल सकती हूँ। अरे तुम दोनों तो अपनी बेटी की तले प्याल दिया है मैंने, लेकिन तुम दोनों ने हमेशा ही मेरा मजाक बनाया है। कल आज मैं थाला ठेल खत्म तल दूंगी। माँ जी क्या हो गया? आप ये क्या बोल रही हो? और ये चाकू क्यों पकड़ा है? छोड़ दो, लग जाएगी आपको। माल दूंगी मैं तो ना तुम दोनों ने माल दूंगी मैं तुत्तो, और मेरी मौत पर तुम दोनों का नाम आएगा। माँ जी ये क्या बोल रही हो आप? पागल हो गई हो क्या? नहीं, समझदार हो गई हूँ। पागल तो मैं पहले थी, अब नहीं हूँ। आज मैं खुद तो माल लूंगी, थाला ठेल खत्म तल दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा कुछ नहीं करोगी। हम आपकी बहुएं हैं ना, हमारे साथ ऐसे करोगी आप चली गई तो हमारा क्या होगा? तुम दोनों तो बैठे भी मेरी जरूरत नहीं है, तुम तो दही ताती हो, मैं मल जाऊं। जिस तरह से तुम दोनों ने मुझे तताया है ना, बैठे ही मैं तुम दोनों तो मलने से बात तताऊंगी। अगर तुम दोनों मुझे तुती नहीं दे सकती तो मैं भी तुम दोनों तो तुती नहीं लेने दूंगी, मार दूंगी खुद को। सीमा का ये रूप देखकर उसकी दोनों बहुओं के तोते उड़ जाते हैं और वो दोनों हाथ जोड़कर
सीमा से माफी मांगते हुए कहती हैं। माँ जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें समझ आ गया है आप जैसी भी हैं तो हमारी सास ही। हमें आपका मजाक नहीं बनाना चाहिए था, बल्कि जो लोग आपका मजाक बनाते हैं उनको ऐसा करने से रोकना चाहिए था। माँ जी, हम दोनों से बहुत बड़ी भूल हो गई। अपने बड़बोलेपन में आपको सुनाते ही जा रहे थे, बिना ये सोचे कि आपको भी तो बुरा लगता होगा। अगर आपकी जगह हम दोनों तोतले होते और हमारी तरह कोई हमें सुनाता, तब तो हमें इस बात का एहसास होता कि कितना बुरा लगता होगा आपको। बस ये चाकू नीचे रख दो माँ जी, आज के बाद कभी कुछ नहीं कहेंगे हम आपको। माही और वाणी की बात सुनकर सीमा उन दोनों को माफ कर देती है, जिसके बाद सीमा की दोनों बड़बोली बहुएं फिर कभी उसका मजाक नहीं बनाती।